छत्तीसगढ़ रैंक कंट्रोल एक्ट 2011 को हम टोटल 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं और इस 4 लेक्चर की सीरीज का ये सबसे पहला पार्ट है जिसमें हम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 देखेंगे। सेक्शन 2 में 14 डेफिनेशंस है। ये सारी की सारी डेफिनेशन इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर होने वाली है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आप सभी को मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम वेणुगोपाल जोशी है। यू कैन ऑल्सो कॉल मी वीजी सर। मैंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया है, एलएलएम किया है हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, ऑल इंडिया रैंक 329 सिक्योर किया था क्लेट पीजी 2020 के एग्जामिनेशन में और यूजीसी नेट लॉ उसे भी मैंने क्वालिफाई किया है। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो कहीं ना कहीं 57 पोस्ट जो आने वाली है छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज के लिए, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है और ये पर्टिकुलर पोस्ट का नोटिफिकेशन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कभी भी आ सकता है। और हमने 2022 या 2023 के ट्रेंड से ये देख लिया कि छत्तीसगढ़ के पेपर में मिनिमम 40% वेटेज जो हो रहा है वो छत्तीसगढ़ के लोकल लॉज का हो रहा है। हेंस लोकल लॉज को बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ स्टडी की जरूरत है और इस पर्टिकुलर जरूरत के लिए 5 लोकल लॉज को मैं एक्सक्लूसिव पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ाने वाला हूं और टेस्ट सीरीज को भी मैं लाने वाला हूं। टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज भी होने वाली है प्लस फुल लेंथ पेपर, 10 फुल लेंथ पेपर की भी होने वाली है। और ये कोर्स 21 जून 2024 को लॉन्च होगा। मीडियम इस कोर्स का होगा इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का यूज करूंगा। लेकिन वो लोग जो इंग्लिश मीडियम में इस पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए ये कोर्स ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और मोर डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पर 8085696192। आज की क्लास के एजेंडा को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम फर्स्टली अप्रोच सीखेंगे कि कैसे हमको एक पर्टिकुलर लेक्चर में आगे बढ़ना है, जिसके बाद हम सेक्शंस को याद करने की मेमोरी ट्रिक को देखेंगे कि आसानी से स्मार्टली हम सारे सेक्शंस को एक मेमोरी ट्रिक के जरिए याद कर ले। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देखेंगे रैंक कंट्रोल एक्ट का, जिसके बाद डायरेक्टली सेक्शंस को स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। अप्रोच, छत्तीसगढ़ रैंक कंट्रोल एक्ट को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं उसके अप्रोच को समझ लेते हैं। SA का मतलब होता है स्मॉलेस्ट एक्ट। छत्तीसगढ़ रैंक कंट्रोल एक्ट छत्तीसगढ़ जुडिशरी का सबसे छोटा एक्ट है जिसमें से 14 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम 2022 का पेपर देखें या 2023 का पेपर देखें, दोनों ही बार 7 क्वेश्चन ईच पूछा गया है एग्जाम में। मतलब इंडियन पिनल कोड से जितना पूछा जाता है 7 से 10 क्वेश्चन, रैंक कंट्रोल एक्ट से भी उतने क्वेश्चंस आजकल पूछे जाने लग गए हैं। इस वजह से हम इस एक्ट का DS करने वाले हैं। DS का मतलब होता है डिटेल्ड स्टडी। डिटेल्ड स्टडी से मेरा मतलब है सारे सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, सारी चीजें आपको याद रखना है। प्लस डेट्स, कौन सा लेटेस्ट अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट की डेट क्या है, उस अमेंडमेंट का एक्ट नंबर क्या है, कुछ भी चीज पूछी जा सकती है एग्जाम में, क्योंकि ये एक्ट बहुत ज्यादा छोटा है। आपसे इंडियन पिनल कोड में भी जब डेट पूछी जा सकती है तो छत्तीसगढ़ रैंक कंट्रोल एक्ट में तो आप कुछ भी चीज को स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। हेंस इस पर्टिकुलर एक्ट की बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। 4L का मतलब है 4 लेक्चर्स। इस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ रैंक कंट्रोल एक्ट को 4 पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। BA का मतलब है बेयर एक्ट। सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जब ये लेक्चर देखे हो तो बेयर एक्ट को आप सामने रखें, जिससे आप एक प्रोविजन के खत्म होने के बाद उसे बेयर एक्ट से मैच कर ले और रीड कर ले, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि यस हमारा एक पर्टिकुलर सेक्शन कंप्लीट हुआ। और ऐसे ही करते करते आपका पूरा सिलेबस भी खत्म हो सकता है। MNS, मेक नोट्स साइमल्टेनियसली। साथ ही साथ आपको एक ब्लैंक A4 साइज का पेपर लेना है जो हम प्रिंटिंग में यूज करते हैं, उसमें नोट्स बनाते जाना है।
ब्लैंक A4 साइज के ही पेपर में क्यों? क्योंकि फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का भी हमने लेक्चर में बहुत यूज किया है। हेंस अगर आप एक ब्लैंक पेपर लेते हैं और उसमें नोट्स बनाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। प्लस आप एक कुछ 20 रुपए का जो फोल्डर आता है पेजेस को रखने का वो ले लेना, सो दैट आप वो पेजेस को उस फोल्डर में एक साथ रखते जाएंगे और उसमें आपको कोई भी नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना होगा तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आई से मेरा मतलब है इंट्रोडक्शन। छत्तीसगढ़ रैंट कंट्रोल एक्ट का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड वन बाय वन का मतलब है सीक्वेंस में सारे सेक्शंस को हम कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको हमारी अप्रोच क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेक्शंस को याद करने के लिए डिफिकल्टी होती है, हेंस आप लोगों के लिए सेक्शंस को मेमोरी ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया गया है जिससे आप सारे सेक्शंस को आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये पर्टिकुलर सेंटेंस को याद रखना है, सी डियर टिकट चेकर टीसी पर अपील रीड करो। आई नो ये रिलेटेबल नहीं है कहीं से, लेकिन फॉर सेक ऑफ मेमोरी टिक आपको ये चीज को याद रखना है। ओके, सो एस को आपको मैच करना होगा फर्स्ट वर्ड से और इस तरीके से ये पूरी मेमोरी ट्रिक को आपको मैच कर करके याद करना है। आई होप ये स्क्रीन देख के आपको समझ आ जाएगा। एक दो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। एस जो लिखा है वो फर्स्ट नंबर पे लिखा है, तो सेक्शन 1 एस आपको याद रखना है जिससे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट याद हो गया, और क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे है हेंस इसका सेक्शन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से डी जो है वो सेकंड में लिखा हुआ है जिससे आपको डिफाइन याद रखना है और डेफिनेशन क्लॉज का सेक्शन 2 है। इस तरीके से वन बाय वन आप इजीली मैच करके इसे याद कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्टरी पार्ट को मैंने पॉइंट वाइज मैनर में डिवाइड कर लिया है जिससे आप सारे पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जुडिशियल सर्विस एग्जाम में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये कोई भी पॉइंट से डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट नंबर 19 है 2012 का। अगर हम टाइमलाइन के बारे में बात करें तो गवर्नर का एसेंट 23 मई 2011 को मिल गया था। प्रेसिडेंट का एसेंट लगभग 1.5 साल बाद 5 अक्टूबर 2012 को मिला और छत्तीसगढ़ के राज्य पत्र में यह पब्लिश 1 महीने बाद हुआ था, 6 नवंबर 2012। छत्तीसगढ़ के राज्य पत्र में कब पब्लिश हुआ था? तो 6 नवंबर 2012। It is enacted by the Chhattisgarh State Legislature in the 62nd year of Republic। आइए इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक सिनेरियो समझते हैं जहां पर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं था और मान लेते हैं कि कोई डिस्प्यूट होता है एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट के बीच में, तो उनके पास अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए क्या ऑप्शन बचा था? नॉर्मल सिविल कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा सकते थे और हम जानते हैं कि सिविल कोर्ट में अगर मैटर जाता है तो कितना ज्यादा समय लगता है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में जो अकोमोडेशन की रेंटिंग हो रही थी या किराएदारी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही थी, क्योंकि छोटे छोटे मैटर्स पर सिविल कोर्ट जाना पड़ रहा था लोगों को और वहां पे अननेसेसरी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। हेंस छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 को बनाया गया, जिसके कारण ट्राइब्यूनल एक अलग बनाई गई, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, और वो स्पीडी डिस्पोजल करेगी रेंट रिलेटेड मैटर्स का। हेंस पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है, एडजुडिकेशन ऑफ रेंट मैटर बाय अ ट्राइब्यूनल। नॉर्मल सिविल कोर्ट अब नहीं करेगा, ट्राइब्यूनल इनका मैटर का डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा, जिससे क्या होगा? अकोमोडेशन जो है छत्तीसगढ़ में, किराएदारी जो है छत्तीसगढ़ में वो प्रमोट होगी और दोनों ही पार्टी लैंडलॉर्ड और टेनेंट इनके इंटरेस्ट भी बैलेंस हो पाएगी। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव और रीजन बिहाइंड ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, क्वेश्चन टाइम। पिछले ही स्लाइड में मैंने 2 बार जानबूझ के क्वेश्चन के आंसर को रिपीट किया था कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट छत्तीसगढ़ के राज्य पत्र में कब पब्लिश हुआ था। टेक योर टाइम, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो आंसर इज 6 नवंबर 2012। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर शायद नहीं दे पाए होंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपका अटेंशन का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है,
लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि आगे भी बहुत ऐसे मौके आएंगे जहां पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हेंस आपको ये लेक्चर को अटेंशन के साथ सुनना है, सो दैट बाद की मेहनत, आपका टाइम बचे, आपकी मेहनत बचे। एक बार में चीजों को साथ में अगर हम खत्म कर सकते हैं तो साथ में ही अगर 50% भी चीजें खत्म हो जाती है और आप आंसर्स को साथ साथ में याद करते जाते हैं, इंफॉर्मेशन को साथ साथ में अटेंशन के साथ सुनते हैं, तो आपकी जो ये लर्निंग की जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। आई होप आगे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप राइट देंगे। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट का पूरा नाम है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2012। इट शैल एक्सटेंड टू होल स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। पहले का प्रोविजन कुछ ये था और कुछ बुक्स में अभी भी यही प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन हमें अमेंडमेंट्स के साथ चलना है। और 2020 का अमेंडमेंट जिसकी डेट है 18/11/2020, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, तो इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि डेट पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है और आपको 18 नवंबर 2020 को याद रखना है। ओके, इट शैल केम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। पिछले स्लाइड में ही हमने देखा था कि 6 नवंबर को छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट छत्तीसगढ़ के राज्य पत्र में पब्लिश हुआ था। हेंस इस पर्टिकुलर डेट से 6 नवंबर 2012 से ये एक्ट एनफोर्स हुआ है, कम इनटू फोर्स। ओके, तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। ओके, एज पर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020, व्हाट इज द डेट ऑफ अमेंडमेंट? पिछले ही स्लाइड में हमने डिस्कस किया है, टेक योर टाइम। ओके, सो द आंसर इज 18 नवंबर 2020। 18 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया था। आपको ये डेट याद रखना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज 1 अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है कोई बिल्डिंग या बिल्डिंग का पार्ट जिसे रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है और उसे लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को लीज्ड आउट किया है, मतलब किराए पे दिया है, और ये इंक्लूड करता है ओपन स्पेस को, स्टेयरकेस को, ग्राउंड, गार्डन, गैरेज फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करता है। मान लेते हैं कि लैंडलॉर्ड ने किराएदार को एक घर रेंट पर दिया, वो घर के सामने कुछ ओपन स्पेस थी तो वो भी अकोमोडेशन का पार्ट होगा। उस घर में जो सीढ़ियां थी, एक्स्ट्रा एक ग्राउंड था, गार्डन था, गैरेज था, वो सारी चीजें अकोमोडेशन का पार्ट होगी। मान लेते हैं उस घर में लिफ्ट भी लगी थी तो फैसिलिटीज में वो भी अकोमोडेशन का पार्ट होगा। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि वो सारी चीजें एग्रीमेंट का पार्ट होना जरूरी है, तभी वो अकोमोडेशन की डेफिनेशन में आएगी। एंड क्वेश्चन पॉइंट ये है, अगर लैंडलॉर्ड ने जो लैंड को या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है, तब वो अकोमोडेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो अगर लैंडलॉर्ड कोई टेनेंट को एक लैंड देता है और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो वो अकोमोडेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर सब राइट करेंगे। इफ अ लैंडलॉर्ड एग्रीज टू गिव अ लैंड टू महेश हु इज अ फार्मर फॉर फार्मिंग पर्पस, और रेंट पे 5,000 रुपए पर मंथ किराया लग रहा है और ये चीज बकायदा एक एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करके दी गई है, तो क्या ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अकोमोडेशन का पार्ट होगा? ये आपको बताना है, येस और नो। टेक योर टाइम। द आंसर इज नो। ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अकोमोडेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि महेश फार्मर है, वो उस प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा है, हेंस वो अकोमोडेशन का पार्ट नहीं होगा। आई होप आपको सेक्शन 2 का क्लॉज 1 अकोमोडेशन क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 2 क्लॉज 2 एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है रिटन एग्रीमेंट जो कि एग्जीक्यूट हुआ है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के साथ 3 चीजों को आपको और याद रखना है। शेड्यूल 3 का सीरियल नंबर,
1 जहां पे ये बताया गया है कि एग्रीमेंट जो है उसे नोटराइज्ड होना चाहिए। ओके, इसके बाद आपको सेक्शन नंबर 4 का सब सेक्शन 2 याद रखना है, जिसमें बताया गया है कि एग्रीमेंट को रेंट कंट्रोलर के पास फाइल करना है। और सेक्शन 107 टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 107 जो है वो एग्रीमेंट की डेफिनेशन पर अप्लाई नहीं होता। ये सारे पॉइंट्स को जब हम इंडिविजुअली उस सेक्शन में पहुंचेंगे तो डिटेल में समझेंगे, लेकिन रीड विथ में आपको ये तीनों पॉइंट्स साथ ही साथ लिख लेना है। सेक्शन 2 का क्लॉज 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता है। डिस्ट्रिक्ट का सेम मतलब होगा जो सीजीएलआरसी में हम पढ़ेंगे। सीजीएलआरसी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अलग ही लेवल का आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है, ये आप मान के चलना। सेक्शन 2 क्लॉज 4 हैबिचुअल डिफॉल्टर के बारे में बताता है। हैबिचुअल डिफॉल्टर का मतलब होता है जब टेनेंट पिछले 12 महीने में 3 या 3 से ज्यादा बार पूरा रेंट एंड ऑल ड्यूज पे नहीं करता है, ड्यू डेट से पहले और एग्रीमेंट के हिसाब से। इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि टेनेंट अगले महीने की 5 तारीख से पहले लैंडलॉर्ड को 5,000 रुपए रेंट पे करेगा। तो जो 5 तारीख हो गई थी वो ड्यू डेट हो गई थी। इससे पहले टेनेंट को 5,000 रुपए पे करने बनते हैं लैंडलॉर्ड को, लेकिन वो ऐसा पिछले 12 महीने में 3 या 3 से ज्यादा बार नहीं करता है, 5,000 रुपए वो पे नहीं किया, तो उस केस में वो हैबिचुअल डिफॉल्टर बन गया। और हैबिचुअल डिफॉल्टर बन गया तो यहां पे आपको शेड्यूल 2 के 11th वाले पॉइंट का ए वाला पॉइंट देखना है, जहां पर जैसे ही एक पर्टिकुलर टेनेंट हैबिचुअल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ गया तो लैंडलॉर्ड का ये राइट बन जाता है कि उसके खिलाफ इविक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है वो रेंट कंट्रोलर के पास, इविक्शन का ऑर्डर ला सकता है रेंट कंट्रोलर के पास जाके। यही बात शेड्यूल 2 के 11 के ए पॉइंट में लिखी गई है। जब हम शेड्यूल में जाएंगे तो और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आपको साथ साथ में लिंक भी मैं करवाते जा रहा हूं पूरे टॉपिक्स को। आई होप आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी। अनदर क्वेश्चन, if a tenant is paying rent of rupees 5,000 every month without default in last 12 months, but because of his admission in the college for BCom he did not pay the agreed maintenance charges of rupees 1,000, will he come under the category of habitual defaulter? एक टेनेंट है जिसने पिछले 12 महीने में 5,000 रुपए हर बार दिया है, लेकिन क्योंकि उसका बीकॉम में एडमिशन हो रहा था इस वजह से जो उसने मेंटेनेंस चार्जेस भी प्रॉमिस किया था कि 1,000 रुपए वो पे करेगा वो नहीं दे पाया। तो क्या इस केस में टेनेंट हैबिचुअल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना एंड टेक योर टाइम। लेट्स सी द आंसर। नो, बिकॉज उसने पिछले 12 महीने में सिर्फ एक ही बार डिफॉल्ट किया है, ओनली वंस, हर बार उसने डिफॉल्ट नहीं किया। और हमने सेक्शन में देखा था कि 3 या 3 से ज्यादा बार डिफॉल्ट होगा तब वो पर्टिकुलर टेनेंट हैबिचुअल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि डिफॉल्ट यहाँ पे एक ही बार हुआ है और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट सीखने वाला ये था कि उसने रेंट में डिफॉल्ट नहीं किया था, ऑल ड्यूज में जो हमने पॉइंट पढ़ा था रेंट एंड ऑल ड्यूज, तो जो ऑल ड्यूज में है उसमें कुछ भी हो सकता है। इस केस में मेंटेनेंस चार्जेस ऑल ड्यूज की कैटेगरी में थे, तो मेंटेनेंस चार्जेस का भी उसने जब डिफॉल्ट किया तो वो 1 डिफॉल्ट में काउंट हो जाएगा। आई होप आपको ये सेक्शन और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 2 का जो क्लॉज 5 है वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन के बारे में बताता है। लैंडलॉर्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जो रिसीव कर रहा है रेंट को या एंटाइटल है रेंट को रिसीव करने के लिए ऑन ओन अकाउंट या ऑन बिहाफ ऑफ अदर। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी का रेंट मैं खुद ले रहा हूं तो उस केस में ऑन ओन अकाउंट में मैं लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आ जाऊंगा। लेकिन इन द सेम केस अगर मैंने किसी अपने फ्रेंड को ऑथराइज कर दिया है कि भाई तू जा उस प्रॉपर्टी का रेंट तू ले लेना, तो उस केस में ऑन बिहाफ ऑफ अदर में वो व्यक्ति जो मेरा दोस्त था वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। एंटाइटल टू रिसीव रेंट एज ट्रस्टी, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी ने एक ट्रस्ट क्रिएट किया है और उसका
ट्रस्टी उस ट्रस्ट को मैनेज करता है। और ट्रस्ट क्योंकि खुद एक आर्टिफिशियल बॉडी है तो उसके बिहाफ पे पूरा एक्टिविटी और वर्क ट्रस्टी करता है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट की रेंट पे जाती है तो ट्रस्टी ही उस प्रॉपर्टी का रेंट वसूल करता है। तो उस केस में जो ट्रस्टी होगा वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन के अंडर आ जाएगा। इन द सेम केस अगर हम गार्जियन का एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल कोर्ट ने किसी माइनर के लिए एक गार्जियन अपॉइंट कर दिया जो माइनर की प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा और रेंट भी मान लेते हैं वो गार्जियन ही रिसीव कर रहा है। तो उस केस में गार्जियन जो है वो भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन के अंडर आ जाएगा। मान लेते हैं एक कंपनी बिकने वाली है और उसके लिए एक रिसीवर को अपॉइंट कर दिया गया है और वो रिसीवर कंपनी के बिहाफ में अगर रेंट ले रहा है तो उस केस में ये जो रिसीवर है वो भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन के अंडर आ जाएगा। मतलब अगर हम सिंपल तरीके से समझे तो ऐसा व्यक्ति जो रेंट को रिसीव कर रहा है या वो एंटाइटल है रेंट को रिसीव करने के लिए, अगर एक प्रॉपर्टी किसी को लेट की जाती है तब तो वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आ जाएगा। बस इतना सा याद रखना है कि अगर एक व्यक्ति रेंट का पैसा रिसीव कर रहा है या वो रिसीव करने के लिए एंटाइटल है, दोनों ही सिचुएशन में वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन के अंडर आ जाएगा। आई होप आपको सेक्शन 2 का क्लॉज 5 लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सेक्शन 2 का क्लॉज 6 म्युनिसिपल एरिया के बारे में बात करता है। म्युनिसिपल एरिया का मतलब खुद म्युनिसिपल एरिया प्लस नगर पंचायत एरिया, जो कि कहां डिफाइंड है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 और छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961। ये दोनों ही ईयर्स को भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, और वहां पे ऑप्शन ए में ये डाल सकता है एक्ट का नाम छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, फिर उसका ईयर साथ में रहेगा। ऑप्शन बी में छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 लिखा जा सकता है, और हो सकता है ऑप्शन सी आगे जाके छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 का भी बन जाए, और इसमें से कोई एक पर्टिकुलर ईयर को क्वेश्चन सेट करने वाला गलत लिख सकता है, तो वहां पे आपको पहचानना पड़ सकता है। इस केस में आपको सारे ईयर्स एग्जैक्टली याद होना जरूरी है। ओके, तो सेक्शन 2 का क्लॉज 6 आई होप आपका क्लियर हो गया है म्युनिसिपल एरिया के बारे में। सेक्शन 2 का क्लॉज 7 नोटिफिकेशन के बारे में बात करता है। नोटिफिकेशन मतलब वो नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ है। यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और ऑफिशियल गैजेट मतलब छत्तीसगढ़ राज्य पत्र। ओल्ड एक्ट का मतलब होता है छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। अगेन आपको ईयर एग्जैक्टली याद रखना है। सेक्शन 2 का क्लॉज 9 रेंट के बारे में बात करता है। रेंट मतलब कंसिडरेशन पेबल बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड, जो किराएदार मकान मालिक को दे रहा है। फॉर एग्जांपल हर महीने की 5 तारीख को जो मैंने फ्लैट किराए पे लिया है उसके बदले में 10,000 रुपए पे करूंगा, तो ये जो 10,000 रुपए है वो रेंट है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सेक्शन 2 का क्लॉज 10 रेंट कंट्रोलर के बारे में बात करता है। रेंट कंट्रोलर का मतलब वो ऑफिशियल जो कि सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में अपॉइंट हुआ है वो। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल जो कि सेक्शन 2 के क्लॉज 11 में बताया गया है, ये वो बॉडी है जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 में। ये सारे सबसेक्शंस भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली सबसेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हेंस सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, ये पूरी चीजें हमें याद रखना है। सेक्शन 2 का क्लॉज 12 रिपील्ड एक्ट के बारे में बात करना है। इसे हमें रीड विथ करना है सेक्शन 2 के क्लॉज 8 के साथ, जहां पे ओल्ड एक्ट के बारे में बताया गया है। दोनों में ही छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 के बारे में बात की गई है। प्लस रिपील्ड एक्ट में जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे, डेट ऑफ सिलेक्टिव रिपील वाइड सेक्शन 10(1) ऑफ दिस एक्ट। इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आपको याद रखना है। सेक्शन 10 के सब सेक्शन 1 के हिसाब से इस डेट तक सिलेक्टिवली जो भी रिपील होगा वो भी रिपील एक्ट में आ जाएगा। सेक्शन 2 का क्लॉज 13 सोशल न्यूसेंस के बारे में बात करता है। सोशल न्यूसेंस का मतलब टेनेंट वो सब एक्टिविटी कर रहा है जो कि सीरियल नंबर 10 4th शेड्यूल के दिया हुआ है। 4th शेड्यूल के सीरियल नंबर 10 में बहुत सारी एक्टिविटीज लिस्टेड है।
जैसे कि वो दारू पी के आ रहा है, प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है, एक्सेट्रा। तो वो सारी चीजें जब टेनेंट करने लग जाता है तो वो सोशल न्यूसेंस की डेफिनेशन के अंडर आ जाता है। आई होप आपको ये सारे सेक्शंस क्लियर हो गए होंगे। सो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन? Social nuisance is defined under which section and is listed in serial number dash of dash schedule? और सेक्शन 2 का क्लॉज 8 किसके बारे में बात करता है? ये तीनों ही क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। टेक योर टाइम। Let's see the answers. Rent Control Tribunal is constituted under Section 6, subsection 1. Okay. Social nuisance डिफाइंड कहाँ है अगर ये पूछेगा तो आपको सेक्शन 2 का क्लॉज 13 ये देखना है, लेकिन सीरियल नंबर 10 में 4th शेड्यूल के बताया हुआ है सोशल न्यूसेंस में क्या क्या आता है। ओल्ड एक्ट सेक्शन 2 के क्लॉज 8 में डिफाइन किया हुआ है और जिसे हमने लिंक किया था सेक्शन 2 के क्लॉज 12 में, जो कि रिपील्ड एक्ट के बारे में बात करता है। सारे क्वेश्चंस मैंने स्पेसिफिकली इस तरीके से डिजाइन किए हैं जो पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी याद रखने हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। सेक्शन 2 का क्लॉज 14 टेनेंट की डेफिनेशन के बारे में बात करता है। टेनेंट मतलब वो पर्सन जो पे कर रहा है रेंट ऑन ओन अकाउंट या ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। अगर मैं एक प्रॉपर्टी का रेंट खुद पे कर रहा हूं तो ऑन ओन अकाउंट में मैं टेनेंट की डेफिनेशन में आ जाऊंगा, और मेरे बदले ऑन बिहाफ ऑफ मी अगर मेरे पेरेंट्स उस प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रहे हैं तो वो इस डेफिनेशन में, टेनेंट की डेफिनेशन में ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स में वो आ जाएंगे। टेनेंट जो है उसका पोजीशन कंटिन्यू होना चाहिए और उसके खिलाफ कोर्ट से कोई ऐसी डिक्री नहीं आना चाहिए जो उसे इविक्ट करने के लिए बोले। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, एक टेनेंट है जिसके खिलाफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल ने इविक्शन का ऑर्डर पास कर दिया है और 1 महीने का समय दिया है उसे घर खाली करने का। तो जिस दिन से इविक्शन का ऑर्डर आया उसके बाद अगर वो जो 1 महीने के लिए उस घर में रह रहा है तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो टेनेंट की डेफिनेशन के अंडर नहीं आएगा। ओके, अगर टेनेंट की डेथ हो जाती है तो सेक्शन 2 का क्लॉज 14 का 2 वाला जो प्रोविजन है, सब क्लॉज 2, वो अट्रैक्ट होगा। तो आपको यहां पर सब क्लॉज भी याद रखना है। ओके, और उसमें भी अगर रेसिडेंशियल केस है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का केस है तो ए वाला प्रोविजन, और नॉन रेसिडेंशियल दैट इज कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में बी वाला पॉइंट आ जाएगा। उस केस में अगर सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स में स्पाउस, सन, डॉटर, मदर या फादर रह रहे हैं उस जगह पर तो वो टेनेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। और सेम अगर केस कमर्शियल प्रॉपर्टी का है तो सर्वाइविंग बिजनेस फैमिली मेंबर्स में अगर स्पाउस, सन, डॉटर, मदर या फादर रिमेनिंग उस जगह पर रह रहे हैं तो वो भी टेनेंट की डेफिनेशन के अंडर आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि वो लोग को वहां पे रहना जरूरी है साथ में। ओके, इसे हम लिंक करने वाले हैं मेंटल इनकैपेसिटी से। मतलब ये हो सकता है एक केस में टेनेंट की डेथ आ जाए तो उस केस में सर्वाइविंग मेंबर्स भी टेनेंट की डेफिनेशन के अंडर आ रहे हैं। इन द सेम केस अगर टेनेंट मेंटली इनकैपेसिटी हो जाती है, उसकी वो पागल हो जाता है, तो उस केस में शेड्यूल 1 का जो 4th पॉइंट का प्रोवाइजो है उसके साथ हमें इस पॉइंट को लिंक करना है। वहां पर लिखा है कि अगर हस्बैंड है वो उसकी मेंटल इनकैपेसिटी हो जाती है तो उस केस में अगर वाइफ सप्लीमेंटल एग्रीमेंट को एंडोर्स करती है तो वाइफ भी टेनेंट की डेफिनेशन के अंडर आ जाएगी। प्लस जहां पर मेंटल इनकैपेसिटी वाला पॉइंट है तो उसे हम शेड्यूल के साथ भी पढ़ने वाले हैं। जस्ट रेफरेंस के लिए आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। आई होप आपको सेक्शन 2 का क्लॉज 14 टेनेंट क्लियर हो गया। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्लॉजेस, सब क्लॉजेस और उनके सब सेक्शंस पूरे ही चीजों को आपको याद रखना है। अगेन क्वेश्चन, इफ अ मेल डाइड लेफ्ट बिहाइंड हिज वाइफ, सन, डॉटर, फादर, मदर, और फादर जो है वो यूएसए में रह रहे हैं तो विल फादर कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ टेनेंट? क्या इस केस में फादर टेनेंट की डेफिनेशन के अंडर आएंगे? इस बात को आपको बताना है। और सेक्शन 2 के क्लॉज 14 के 1 के ए में
क्या दिया हुआ था वो आपको बताना है। टेक योर टाइम। नो, जो फादर है वो टेनेंट की डेफिनेशन में नहीं आई है, क्योंकि बेयर एक्ट में ऑर्डिनरली रिसाइडिंग विथ हिम ये वर्ड लिखा हुआ है। मतलब अगर फादर उस समय पे उस घर पे रह रहे हैं तो वो टेनेंट की डेफिनेशन के अंडर आ सकते थे, लेकिन इस केस में तो वो टेनेंट के साथ नहीं रह रहे थे, अलग कंट्री में यूएसए में रह रहे थे, तो वो टेनेंट की डेफिनेशन के अंडर नहीं आएंगे। ओके, और सेक्शन 2 के 14 का 1 का जो ए वाला पॉइंट है वो टेनेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बताया गया है, और इसी की जगह अगर बी वाला क्लॉज होता तो टेनेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ, लेकिन यहां पे रेसिडेंशियल पर्पस की जगह कमर्शियल पर्पस आ जाता। तो ये सारे सेक्शंस भी आपको याद रखना है। आई होप ये आंसर्स आपको क्लियर हो गए हैं। ओके, सो एनर्जी लेवल को वापस से मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो के लास्ट पोर्शन में आ गए हैं। ऐसे तो लेक्चर पूरा खत्म हो गया है, लेकिन बिना रिवीजन किए कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, और ये हैबिट आपको भी डालना है। एक पर्टिकुलर चैप्टर जब आपने पढ़ लिया तो एट द सेम टाइम जैसे ही वो चैप्टर खत्म हुआ बुक बंद करके उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करना है, और उसे तुरंत के तुरंत रिवाइज करने की कोशिश करना है, जिससे चीजें तुरंत लॉक हो जाए। ओके, सो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि ये पर्टिकुलर एक्ट नंबर 19 है ऑफ 2012 का एक्ट नंबर 19 है। गवर्नर ने कब एसेंट दिया था? 23 मई 2011 को गवर्नर ने एसेंट दिया था, जिसके लगभग 1.5 साल बाद प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया था। प्रेसिडेंट ने 5 अक्टूबर 2012 को एसेंट दिया था, जिसके एक महीने बाद दैट इज 6 नवंबर को छत्तीसगढ़ के राज्य पत्र में ये चीज पब्लिश हुई थी। और हमने क्या देखा था कि ये एक्ट 62nd ईयर में रिपब्लिक के अनेक्ट हुआ था। ओके, सेक्शन 1 हमें बताता था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में। इसमें हमने देखा था कि ये एक्ट होल स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ पे लागू होता है, और ये 2020 के अमेंडमेंट से आया था। अमेंडमेंट की डेट क्या थी? 18/11/2020। ओके, सेक्शन 2 का क्लॉज 1 अकोमोडेशन के बारे में बात करता है। अकोमोडेशन में हमने पढ़ा था कि बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई पार्ट जिसे लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को दिया है, और ये इंक्लूड करता है गैरेज, गार्डन, ओपन स्पेस, और क्या पढ़ा था? स्टेयरकेस, यस, और एमिनिटीज, फैसिलिटीज, जो सब किसका पार्ट होना चाहिए? एग्रीमेंट का। और इसमें हमने क्वेश्चन पॉइंट के नाम से क्या पढ़ा था? एग्रीकल्चर पर्पस नहीं आना चाहिए। मतलब अगर कोई लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दी जा रही है रेंट पर, तो वो अकोमोडेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगी। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट का मतलब यहां पे रिटन एग्रीमेंट था, जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एग्जीक्यूट हुआ है। और इसके साथ हमने 3 अलग पॉइंट्स को भी देखा था। एक शेड्यूल 3 का पॉइंट नंबर 1, जिसमें हमने देखा था कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, तो नोटराइज्ड। सेक्शन 4 को भी हमने कनेक्ट किया था, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2, जिसमें हमने देखा था कि एग्रीमेंट को रेंट कंट्रोलर के पास फाइल करना है। और हमने यह भी देखा था कि क्यों सेक्शन 107 टीपीए का अप्लाई नहीं होता है एग्रीमेंट में। सॉरी, सेक्शन 107 टीपीए का हम आगे देखने वाले हैं। और सेक्शन 2 का जो क्लॉज 3 है वो हमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएगा। और डिस्ट्रिक्ट मतलब सेम मीनिंग जो कि CGLRC में बताया गया है। आई होप ये सारे सेक्शंस आपको अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। सेक्शन 2 का क्लॉज 4 हैबिचुअल डिफॉल्टर के बारे में बात करता है। हैबिचुअल डिफॉल्टर मतलब वो टेनेंट जिसने पिछले 12 महीने में 3 या 3 से ज्यादा बार पूरा रेंट एंड ऑल ड्यूज पे नहीं किया है, तो वो व्यक्ति हैबिचुअल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। और जैसे ही एक टेनेंट हैबिचुअल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आया, वैसे ही शेड्यूल 2 जो लैंडलॉर्ड के राइट्स के बारे में बात करता है, उसका जो 11th वाला पॉइंट है, जो ग्राउंड्स ऑफ इविक्शन के बारे में बात करता है, उसके ए वाले पॉइंट में एक रीजन बन जाएगा टेनेंट ग्राउंड ऑफ इविक्शन का। मतलब अगर
टेनेंट हैबिचुअल डिफॉल्टर बन गया तो उस केस में लैंडलॉर्ड उसको घर खाली करने पे मजबूर कर सकता है और रेंट कंट्रोलर के पास जाके इविक्शन की बात कर सकता है। ओके, आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 2 का क्लॉज 5 लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन के बारे में बात करता है। हमने इसे आसानी से समझने के लिए कहा था कि ऐसा व्यक्ति जो पैसा रिसीव कर रहा है या एंटाइटल है पैसे को रिसीव करने के लिए, रेंट के पैसे को रिसीव करने के लिए, तो वो व्यक्ति लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आ जाएगा। सेक्शन 2 का क्लॉज 6 म्युनिसिपल एरिया के बारे में बात करता है। म्युनिसिपल एरिया का मतलब हमने देखा था खुद म्युनिसिपल एरिया प्लस नगर पंचायत एरिया, और वहां पे हमने छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 और छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 भी पढ़ा, और ये दोनों ही एरिया को जो ईयर है उसे आपको याद रखना है। ओके, 2 के 7 में हमने नोटिफिकेशंस के बारे में देखा। नोटिफिकेशन मतलब जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट में आया, मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के राज्य पत्र में जो पब्लिश हुआ वो नोटिफिकेशन। और सेक्शन 2 के 8 में हमने ओल्ड एक्ट के बारे में देखा था, और इसे हमने रिपील्ड एक्ट के साथ लिंक किया था, जो कि रीड विथ सेक्शन 2 का 12। ओके, छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, ये वाला एक्ट ओल्ड एक्ट था और रिपील्ड एक्ट भी यही था। ओके, आई होप ये सारे सेक्शन आपको रिवाइज हो गए होंगे। सेक्शन 2 का जो क्लॉज 9 है वो हमें रेंट की डेफिनेशन के बारे में बात करता है। रेंट मतलब कंसिडरेशन पेबल बाय टेनेंट टू लैंडलॉर्ड, तो वो रेंट हो गया। सेक्शन 2 का क्लॉज 10 रेंट कंट्रोलर के बारे में बात करता है। रेंट कंट्रोलर मतलब वो ऑफिशियल जिसे सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में अपॉइंट किया गया है। सेक्शन 2 का जो क्लॉज 11 है वो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के बारे में बात करता है। रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल मतलब वो बॉडी जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 में। ये सारे सब सेक्शंस भी आपको याद रखना है। सेक्शन 2 का क्लॉज 12 रिपील्ड एक्ट के बारे में बात करता है। रिपील्ड एक्ट को हमने लिंक किया था किसके साथ? ओल्ड एक्ट के साथ। ओल्ड एक्ट कहां पे डिफाइंड है? तो 2 के 8 में। ये कौन सा था? छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ये सारे ईयर्स आपको याद रखना है। सेक्शन 2 के क्लॉज 13 में सोशल न्यूसेंस के बारे में बात किया गया है। सोशल न्यूसेंस कहां पे डिफाइंड है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो सेक्शन 2 के क्लॉज 13 में। और कहां पे दिया हुआ है? तो सीरियल नंबर 10 ऑफ शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 4 के सीरियल नंबर 10 में दिया गया है। इसके बाद सेक्शन 2 का जो क्लॉज 14 है वो टेनेंट के बारे में बात करता है। टेनेंट मतलब वो पर्सन जब खुद रेंट पे कर रहा है या किसी और के बिहाफ में रेंट पे कर रहा है। अगर मैं खुद अपनी रेंटेड प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रहा हूं तो उस केस में मैं खुद टेनेंट हो गया। अगर मेरे पेरेंट्स मेरे बिहाफ में रेंट पे कर रहे हैं तो वो टेनेंट हो गए। प्लस हमने सेक्शन 2 के 14 का जो सेकेंड वाला पॉइंट था, फर्स्ट वाले पॉइंट में तो हमने पर्सन देख लिया था, सेकेंड वाले पॉइंट में देखा था इन द इवेंट ऑफ डेथ। और डेथ में भी ए और बी दो पॉइंट में हमने इसे डिवाइड किया था। ए जो था वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए था और बी जो था वो कमर्शियल पर्पस के लिए था। रेसिडेंशियल पर्पस में जो ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहे हैं, स्पाउस, फादर, मदर, सन, डॉटर, ये पांचों लोग जो वहां पे ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहे हैं तो वो टेनेंट की डेफिनेशन के अंडर आ जाएंगे। और कमर्शियल में जो ऑर्डिनरी बिजनेस कर रहे हैं, स्पाउस, सन, डॉटर, फादर, मदर, जो ऑर्डिनरी साथ में बिजनेस कर रहे हैं, रिमेनिंग लोग, सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स, वो टेनेंट की डेफिनेशन के अंडर आ जाएंगे। ये वाले पॉइंट्स हमने देखे थे। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है या जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम सेक्शन नंबर 3 टू सेक्शन नंबर 9 को कवर करेंगे रेंट कंट्रोल एक्ट के। आई होप आपने ये पूरे लेक्चर को ध्यान से देख लिया है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि इन सारे पॉइंट्स पे नोट्स बनाएं और उस नोट्स को री रिवाइज करते जाएं और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।